इजाफा हम देख चुके हैं। आई मीन सम ऑफ द स्टॉक्स आर डूइंग वन रियली वेरी वेल। सेमीकंडक्टर के कारोबार में है ये स्टॉक, और जब से बिल्कुल। सेमीकंडक्टर का यहाँ जोर पकड़ लिया है तो तब से ये स्टॉक में एक अच्छा सीजी पावर का जब से इनकॉर्पोरेट हुआ है स्टार्ट, तब से ही यस इसमें यस हुआ है। यस। अगला स्टॉक जो है, अगला सवाल है आरती जैन का। उनके पास अशोक लेलैंड के शेयर है। उनके पास 1550 शेयर है अशोक लेलैंड के, जो उन्होंने 131 रुपए 18 पैसे पे खरीदे हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि फ्यूचर कैसा है और क्या उनको निवेशित रहना चाहिए। फ्यूचर अच्छा है, उन्हें अपना निवेश बरकरार रखना चाहिए। अगर हम्म, किसी भी तरीके से स्टॉक में कोई डिप मिले तो और ऐड ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज होल्ड करें। यहाँ से पॉसिबिलिटी ऑफ मच हायर लेवल्स की ज्यादा है। 150 170 लेवल्स में उम्मीद कर रहा हूँ आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में आराम से आ जाएंगे इसमें। ओके। अगला सवाल है राजू कुमार प्रसाद जी का। वो पूछते हैं यस बैंक के बारे में। उनके पास 25,000 शेयर है यस बैंक के, जो उन्होंने 22 रुपए में खरीदे हैं। 1 साल का व्यू रखते हैं। आपसे जानना चाहते हैं क्या उनको उनका लेवल मिलेगा। लेवल उनका कितना है? 22 पे बाय है, 25,000 अच्छा, शेयर। साल भर में 22 का लेवल आराम से आ सकता है इसके अंदर। अभी ही इनफैक्ट जो मोमेंटम बना है वो ही एक्सटेंड होता हुआ मुझे 21 साढ़े 21 के भाव तक नजर आ रहा है। तो इसमें बन सकता है, अपना निवेश को बरकरार रखें। स्टॉप लॉस लेना चाहे तो 18 रुपए 18 रुपए 20 पैसे का स्टॉप लॉस। जी। अगला सवाल जो है वो है विनीता गुप्ता जी का। वो पूछती हैं स्किपर, नैल्को और ग्रीव्स कॉटन के बारे में। उनका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तीनों ही स्टॉक्स में। आपसे टारगेट मांग रहे हैं, अगर आप दे पाए। स्किपर में शॉर्ट टर्म के हिसाब से 625 का टारगेट, 520 के स्टॉप। एंड नेशनल एल्यूमिनियम का भी बताते हैं। जी। नेशनल एल्यूमिनियम का जो इमीडिएट मुझे शॉर्ट टर्म टारगेट नजर आ रहा है, दैट इज क्लोज टू 215220। इसमें स्टॉप लॉस रख लीजिएगा आप 198 का। एंड थर्ड स्टॉक कौन सा था? मैं ग्रीव्स कॉटन। ग्रीस कॉटन। ग्रीस कॉटन थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है, या तो ये शेयर जल्दी 230 के ऊपर निकल के सस्टेन करे, अदरवाइज ये रेंज में फंसा रहेगा। ग्रीस कॉटन में 230 240 के अराउंड अच्छे रेजिस्टेंस मार्क्स हैं। तो अगर बाइंग प्राइस के ऊपर शेयर आपका चल रहा हो तो बेहतरी होगी कि आप बुक करते हैं इसे। रेणु का सवाल है। वो पूछते हैं नाइका वर्सेस फर्स्ट क्राई वर्सेस इटर्नल वर्सेस स्विगी, अगर एक खरीदना हो तो कौन सा खरीद। डिपेंड करेगा निवेश की अवधि क्या है। हम्म, अगर अच्छा समय तक होल्ड कर सकते हैं 2 1 साल तक, तो मैं सलाह दूंगा आप इटर्नल में बने रहें, और साथ ही में थोड़ा पैसा आप नाइका की तरफ और इन्वेस्ट करें। स्विगी अभी भी इनटू लॉसेस ही है ये कंपनी। ऑल्सो जी। पॉजिटिविटी आ रही है कि ये अपने प्लेटफॉर्म फीस इंक्रीज कर रहे हैं, जिस वजह से आगे अपटिक आएगा। जी। बट स्टिल थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज है, देयरफॉर मैं सजेस्ट करूंगा इटर्नल एंड नाइका। ओके। श्वेता जी का सवाल है, और ये सवाल है टीसीएस पे। उनके पास टाटा कंसल्टेंसी के शेयर्स हैं, जो उन्होंने 3,400 के भाव पे खरीदे हैं। वो पूछती हैं कैन आई एवरेज एट करंट लेवल्स। यस, यू शुड एवरेज एट करंट लेवल्स। 2 से 3 साल का व्यू रखें यहाँ पे, और आपको एक इस अवधि में एक रिवर्सल मिल जाएगा। कितनी आशा रखनी चाहिए गौरव सर फ्रॉम द आईटी स्पेस। मैं अच्छा होपफुल हूँ यहाँ से। मैं 2 से 3 ट्रांचेस में बाइंग की सलाह दे रहा हूँ अपने क्लाइंट्स को, निवेशकों को, कि सारा पैसा एक साथ ना डालें, लेकिन ये अच्छे लेवल्स हैं, धीमे धीमे करके एक्यूमुलेट करना शुरू करें। 25-30% यहाँ पे डिप्लॉय कर देना चाहिए, और बाकी गिरावट पे थोड़ा थोड़ा करके और एड ऑन करना चाहिए। 2 से 3 साल का हमें व्यू रखना चाहिए। ये जो भी चीज है फिजल आउट होकर चीजें मिटिगेट होकर इनलाइन हो जाएंगी। आईटी इज समथिंग विच कैन नॉट बी निग्लेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया जिस तरीके से एआई के ऊपर डिपेंड होती चली जा रही है, तो हम आईटी से दूर रह ही नहीं सकते। ये टैरिफ रिलेटेड इश्यूज हैं अभी। वी विल फाइंड मोर एंड अदर पार्टनर्स, बट हाँ, और यूएस को भी कहीं ना कहीं अपने टैरिफ के ऊपर आके नरमी दिखानी ही पड़ेगी। मैं होपफुल हूँ इस फ्रंट पे भी कि आगे नेगोशिएशंस चलेंगी, और ये जो इतना ज्यादा जो जुबरेंट फिगर्स इम्पोज की जा रही है इंडिया पे, वो थोड़ा कहीं ना कहीं जाके मेल्ट डाउन। गौरव सर, जीएसटी के बदलाव के बाद कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसपे आप बहुत ही पॉजिटिव है, मे बी इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म।
गीतू जी, मैं इसमें केवल जीएसटी स्पेसिफिक अप्रोच नहीं रख रहा हूँ। ये जीएसटी अप्लाई होने से पहले भी हमारा ये व्यू था और अभी भी मैं अपहोल्ड कर रहा हूँ। जीएसटी मैं एक और आइसिंग ऑन द केक की तरह ज़रूर ले सकता हूँ, लेकिन मैं अपने क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग सिर्फ जीएसटी को ध्यान में रख के नहीं करने की सलाह दे रहा हूँ। उसके साथ-साथ अदर फैक्टर्स हैं जो हमें और ज़्यादा ध्यान रखने चाहिए, जिन पे मेरा ज़्यादा फोकस है। मैं कंजम्पशन स्टोरी पे बेट कर रहा हूँ मेजरली, क्योंकि वो इम्पैक्टेड नहीं रहेगी टैरिफ रिलेटेड इश्यूज से। मेक इन इंडिया, सेल इन इंडिया, यही जो बन रहा है और यही जो बिक रहा है, उस पे मेरा फोकस सबसे ज्यादा है। वही हम अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट भी कर रहे हैं और वो चीज नजर भी आई है उसी तरीके से। आप देखेंगे जिस तरीके के जीडीपी नंबर्स आ रहे हैं वो क्लियरली बता रहे हैं कि ग्रोथ है। जिस तरीके का जीएसटी कलेक्शन आ रहा है वो बता रहा है ग्रोथ है। जिस तरीके के ओवरऑल अगर हम रिजल्ट्स की भी बात करें, नॉट दैट बैड। यहाँ से साथ-साथ हमें ऑटो नंबर्स के अंदर अपटिक आना अब देखने में मिल गया है। लेटर हाफ के अंदर जो क्वार्टर्स जाएँगे, मैं उम्मीद करूँगा उसके अंदर अपटिक और बेटर मिलेगा। ट्रक सेल्स इंप्रूव होना एक ग्रोइंग इकोनॉमी का फर्स्ट पहचान होता है। तो अशोक लेलैंड, आइशर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, ये सभी पे हमें इनके ट्रक सेल्स के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। भरत जैन का सवाल है, वो पूछते हैं एनएचपीसी के बारे में। उनके पास 2500 शेयर है एनएचपीसी के, जो उन्होंने 106 के भाव पे लिए हैं। वो यही लिखते हैं, ये पनौती शेयर कब चलेगा? I know everybody is so थोड़ा सा attached to the share. सपोर्ट्स 10% ही नीचे है, 71 रुपए के आसपास। आई थिंक कुछ समय और देना पड़ेगा, मे बी कपल ऑफ क्वार्टर्स, और तब उनका 106 का भाव आ सकता है। सेक्टर अच्छा है। कभी कभार बस चीजें ऑफ फोकस हो जाती हैं और नहीं चल पाती। अगर हम इससे थोड़ा सा पिछला इसका पास्ट पे ध्यान दें, यानी कि मिड ऑफ 2022 ये शेयर लगभग ट्रेड करता था 25-30 रुपए के आसपास, और वहां से इसके अंदर चाल आनी शुरू हुई और एक स्ट्रेट रन अप देखा हमने 90 के ऊपर 100 तक के लेवल्स तक ये पहुंचा, यानी कि 3 से 4 गुना ये शेयर हो गया 1 से 1.5 साल के अंदर। अब एक तरीके से उस बड़े मूव के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में है। तो कभी अच्छी चीज ये है कि प्राइस वाइज करेक्शन ज्यादा नहीं हो रहा है, अब शेयर केवल टाइम वाइज करेक्ट कर रहा है, विच इज अ गुड। 70 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है, होल्ड रखना चाहिए पोजीशन को। थोड़ा समय और दे दें, 2-3 क्वार्टर, आई थिंक उनका भाव आ जाएगा। ओके, अगला सवाल जो है वो है दीपक का। दीपक पूछते हैं ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज के बारे में। ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज के उनके पास 50 शेयर्स है, जो उन्होंने 2160 रुपए में लिए हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि इस पे क्या करें। एक और स्टॉक है स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स, 200 शेयर एट द रेट ऑफ 210। दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी जाने। ल्यूमैक्स में एक अच्छा रनअप आ गया है। अब या तो ये शेयर हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट करेगा 4000-4200 ऐसी कुछ रेंज में, अदरवाइज इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगी। मैं नहीं उम्मीद कर रहा कि यहाँ से अब ये जिस तरीके का 3200 से लेकर सीधे इसने एक पुट पोस्ट किया 4200 का, अब यहाँ से 4200 से डायरेक्ट एक 5200 का पुट पोस्ट करेगा। मुझे चांसेस कम नजर आते हैं, थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा ये स्टॉक करंट लेवल पे, और वो कोई बुरी चीज नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है तो इट विल बी अ गुड साइन। इससे प्रीवियस स्टैंड्स में भी इसी तरीके से ये शेयर चला था, कंसोलिडेट हुआ एंड देन इट वेंट अप। दैट इज अ हेल्दी साइन, होल्ड रखना चाहिए। फिलहाल डिप में मिले अगर समवॉट अराउंड 3701 के लेवल्स पे, तो वहां पे ऐड ऑन करना चाहिए। अगला सवाल जो है वो है निलय का। वो पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में। एक है पीपीएल फार्मा, आई थिंक वी स्पोक अबाउट पीपीएल फार्मा, और दूसरा है वोल्टैम ट्रांसफार्मर्स। 10,000 में लिया है उन्होंने। क्या एग्जिट कर लेना चाहिए? क्योंकि फार्मा अब ट्रम्प टैरिफ लगा सकते हैं। एवरीबडी इज आफ्टर व्हाट हैपेंस फ्रॉम द यूएस। पीपीएल फार्मा उनकी बाय है 190 और वोल्टैम ट्रांसफार्मर्स बाय प्राइस इज 10,000। पीपीएल फार्मा में तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, न्यू होल्ड का है, होना चाहिए। फार्मा के अंदर अभी क्लैरिटी उन्होंने दी भी थी कि अभी 1-1.5 साल तक वो फार्मा स्पेस को नहीं छूने वाले। कम से कम इतना समय लगता है किसी भी प्लांट फैक्ट्री को मूव करके शिफ्ट करके दूसरी जगह पे लगाने में, तो वो सेंसलेस हो जाएगा। तो उस पर मुझे कोई खतरा ऐसा नजर नहीं आता है। दूसरा स्टॉक क्या बताया था गीतू जी उन्होंने? वोल्टैम ट्रांसफार्मर्स। वोल्टैम, वोल्ट, यस, VOLT
AM गॉट इट। P 7,865 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर जी रहा है। जी। इनकी बाय प्राइस 10,000 की। बाइंग प्राइस काफी हाई है, अभी समय लगेगा, वीकनेस नजर आ रही है शेयर में और गिरावट के चांसेस भी बन रहे हैं यहाँ से। सो अगर एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से निवेश किया गया है तो यहाँ से एग्जिट कर लें, और अगर एक लॉन्ग टर्म यानी कि साल डेढ़ साल होल्ड कर सकते हैं तो अभी फिलहाल होल्ड करें। अगर अगले क्वार्टर्स में भी एक बार देखना पड़ेगा, अगर इनके मार्जिन श्रिंक होते हैं तो आई थिंक हमें फिर हट जाना चाहिए, क्योंकि वो एक प्रेशर आता ही रहेगा इस स्टॉक के अंदर। पिछले कई क्वार्टर्स से हम नोटिस कर रहे हैं कि मार्जिन्स डिक्लाइन होते चले जा रहे हैं, विच इज नॉट अ गुड साइन, क्योंकि सेल्स या तो बढ़े तब कुछ बात बनेगी, अदरवाइज नहीं उठ पाएगा स्टॉक। मनोज पानसे जी आपको हैप्पी टीचर्स डे बोल रहे हैं और मुझे भी बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच मनोज जी। अगला सवाल लेते हैं, विनोद कुमार जी का है। सर, मुझे मेदांता हॉस्पिटल और यथार्थ हॉस्पिटल में करंट लेवल पे किस में एंट्री कर सकते हैं? दोनों ही स्टॉक्स में से अच्छा क्या लगता है आपको एक साल के लिए? मेदांता हॉस्पिटल वर्सेस यथार्थ हॉस्पिटल। यथार्थ तो ऑलरेडी एक स्टेलर अपमूव दे चुका है, 350 से 780 डबल के ऊपर हो गया है ऑलरेडी। एंड ये फिनोमेना हमने एट लार्ज देखा भी है, दैट लार्जली एक मूव देखा गया है अक्रॉस हॉस्पिटल स्टॉक्स के अंदर। फोर्टिस भी हाइस पे है, अपोलो हॉस्पिटल्स भी हाइस पे है। अगेन ये भी वही डोमेस्टिक स्टोरी ही है, और एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमें निवेश बरकरार रखना चाहिए, बट फ्रेश बाइंग के लिए ये ठीक नहीं लग रहा मुझे। वेदांता का भी मैं बात करूं तो वेदांता काइंड ऑफ एक कंसोलिडेट कर रहा है, विच इज अ गुड साइन। आई थिंक वेदांता कंसिडर करना चाहिए, इसके अंदर एक मूव अभी ड्यू है। ओके। मिस्टर गुप्ता का सवाल है, वो पूछते हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और क्या इससे इन लेवल्स पे ऐड कर सकते हैं, और गेल में मीडियम टर्म आउटलुक क्या? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा एक लंबे अरसे से शेयर अच्छा है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, पेडिग्री अच्छी है, बहुत बढ़िया लाइनअप है, बट शेयर को उस तरीके से ग्रोथ और परफॉर्मेंस नहीं मिल रही। प्राइस फ्रंट पे बिल्कुल साइडवेज है, कुछ मूव आ ही नहीं रहा है। हो सकता है अभी और महीना 2 महीना रेंज में निकाल दे, या हो सकता है अगले हफ्ते में ब्रेकआउट मिल जाए। बहुत ही क्वेश्चनेबल सा है ये चीज, तो संयम रखना पड़ेगा अगर इसमें जाना है तो। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस होगी एक बार इसमें ब्रेकआउट आ जाए 330 के लेवल के ऊपर, तब एंट्री ली जाए, रादर देन टेकिंग इट नाउ। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं, और अगला सवाल है उमर जी का। वो पूछते हैं MICEL, आई थिंक इट्स MIC इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। MIC इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपका क्या व्यू है? ये स्टॉक जो है वो इस समय 66 रुपए, 66 रुपीज पे 66 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। एक दो दिन में 18% ऊपर बनी है है। जी, बिल्कुल। आज 17-18% स्टॉक ऊपर है, और जिस तरीके से चाल बनी है ऐसा लग रहा है 70-72 की रेंज तक आगे जाएगा। तो अगर उनके पास है तो अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें। बाकी एक सलाह और रहेगी, इट इज अ वेरी स्मॉल कैप कंपनी, मात्र 1500 करोड़ का 1500-1600 करोड़ का एम कैप है, और इसमें सर्किट्स में भी ट्रेड हुआ है। तो लंबी पोजीशन या लंबा निवेश ना करें, डू नॉट गो इन हेवी क्वांटिटी, थोड़ी लिमिटेड क्वांटिटी में करें, बिकॉज रिस्क एलिमेंट और रिस्क फैक्टर कब हमारे अगेंस्ट चला जाएगा ये हमारा मुश्किल हो जाता है कई छोटे शेयर्स। अगला सवाल जो है वो है अभय जी का। वो पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो आज करीबन 4% ऊपर कामकाज कर रहा है, और दूसरा है BEL। 5 साल के लिए वो निवेशित रह सकते हैं। द लॉन्ग टर्म टारगेट्स आपसे मांग। पहली चीज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अगले 5 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा डिसीजन है, लेकिन यहाँ से टारगेट्स बता पाना पॉसिबल नहीं है। बट इतना जरूर कह सकता हूँ कि आप अच्छे 25-30% के कैगर की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कंपनी के अंदर, अगर आप अगले 5 साल में निवेशक रहते हैं। जिस तरीके से ग्रोथ हम ओवरऑल कैपिटल मार्केट्स में देख रहे हैं, और उसको हम एडअप करेंगे डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट्स के साथ, तो जो भारतीय निवेशक हैं उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस अब है नहीं इन्फ्लेशन को आगे आउटबीट करने के, कुछ हैंडसम रिटर्न्स पाने के। तो आई थिंक
डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट्स और एक एडेड एडवांटेज दे देता है कैपिटल मार्केट रिलेटेड बिजनेस और इस कंपनीज को, एएमसी रिलेटेड कंपनीज को। तो बीएससी तो सीधे ही एक्सचेंज है, मोनोपोलिस्टिक काइंड ऑफ अ बिजनेस कह सकते हैं। इसके अंदर केवल डुओपोली है, 2 ही कंपनीज हैं अभी इक्विटी मार्केट के अंदर। एनएससी ऑलरेडी जायंट है जो 90% बिजनेस कमांड करता है। तो स्कोप यहाँ से बीएससी के पास बहुत ज्यादा है अपना बढ़ाने का। 1% भी मार्केट शेयर बढ़ता है तो वो बीएससी के लिए मल्टीफोल्ड प्रॉफिट्स लेकर आ जाएगा। और जिस तरीके से डेरिवेटिव्स में एंट्री की है हमने, जब से एंट्री हुई है उनके डेरिवेटिव से निरंतर हम रिजल्ट्स को ट्रैक कर रहे हैं, बहुत अच्छे कंटिन्यूस ग्रोथ पोस्ट कर रहे हैं। और मैं आगे उम्मीद करता हूं कि अच्छे रिजल्ट्स और बेटर पेनिट्रेशन फ्रॉम बीएससी कंटिन्यू करेगा।